अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ, आज के हमारे गेस्ट हैं जाकिर हुसैन तालपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। और आज का हमारा सेशन है एडमिशन प्रोसेस फॉर यूएसए। और इसमें जो हमारे मेजर कंटेंट है वो हमारे पास होंगे। हमारी इसमें टाइमलाइन आएगी कि इसमें कौन सी टाइमलाइन में किस टाइम आपको अप्लाई करना चाहिए। फिर हमारा इसके बाद मेजर एजेंडा सेकंड होगा कि इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि एक जो न्यू स्टूडेंट होता है, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होता है, उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करनी चाहिए या उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो उसको फुलफिल करने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला इसी हमारे एजेंडे का क्वेश्चन आता है कि अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स जो हैं उनको मास्टर के लिए जाना चाहिए या पीएचडी के लिए जाना चाहिए। और फोर्थ हमारा इसी सेशन का क्वेश्चन होगा कि जनरल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स में वेरियस जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जैसा कि उसमें आइल्स है, उसमें सीजीपी है, टॉफल आ जाता है, सीवी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, इसी में हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो उनको भी हम कवर करेंगे। और इसके बाद हम इसी के साथ ही सप्लीमेंट्री तौर पे क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट क्या होते हैं और इनको सेंड करने का क्या प्रोटोकॉल होता है। साथ ही एक छोटा सा इसके साथ एडिशनल है कि साम यूनिवर्सिटी जो है वो डिमांड करती हैं कि आपको वेरिफिकेशन हमें चाहिए किसी थर्ड एजेंसी से, तो उसके लिए हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कौन से चैनल हैं या कैसे उसको करवा सकते हैं आप वेरीफाई। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फी वेवर क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से चैनल हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हुए एप्लीकेशन फी वेवर ले सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन फी वेवर भी एक डेवलपिंग कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए एक अहम प्रॉब्लम होता है, बैरियर होती है जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते, कि आप कैसे जो एप्लीकेशन फी वेवर ले सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस हो विदाउट एनी फाइनेंशियल बैरियर टू अप्लाई फॉर अ पोजीशन इन द यूनाइटेड स्टेट। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि इनके डिसीजन कब तक आते हैं, और डिसीजन जो किस बेस पे होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग डेट इनके डिसीजन आते हैं, या इनके जो डिसीजन हैं वो रोलिंग बेस पे होते हैं, या बिल्कुल एट द सेम टाइम सब कैंडिडेट के जो है एडमिशन आते हैं। तो ये हमारी आज की मीटिंग का एजेंडा है। और अब हम अपने गेस्ट जाकिर हुसैन तालपुर से जो है वो इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी पूछते हैं, और एट द एंड हम इनसे क्वेश्चन आंसर का भी सेशन इनके साथ ब्रीफली करेंगे, जो आपके मुख्तलिफ क्वेश्चन या कंसर्न है कि हम उनको कैसे जो है वो जो मिसिंग क्वेश्चन उनको हैंडल करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं। तो जाकिर हुसैन, हमें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी आपने बहुत बिग अचीवमेंट है, तो आप बताएं कि कौन सी टाइम लाइन स्टूडेंट के लिए जिनको फॉलो करें तो उनके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उनका यूनाइटेड स्टेट में एडमिशन हो जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, थैंक यू इफ्तिकार, आपने मुझे इस सेशन में लिया एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को एम्फेसाइज करूंगा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको फॉल सेमेस्टर यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन पर्पस के लिए। तो फॉल सेमेस्टर की जो एडमिशन्स होती है, अगर मैं अर्लीस्ट एडमिशन बताऊं, वो यूजुअली मिड ऑफ सितंबर अर्ली अक्टूबर से स्टार्ट होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक मिड ऑफ फेब तक जाती है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि दिसंबर के अर्ली तक मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लें। स्पेसिफिकली जो टॉप यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन होती है वो दिसंबर के अर्ली होती है। तो यूजुअली जो एडमिशन का साइकिल होता है ये 3 to 4 मंथ्स तक चलता है। अच्छा, तो इट्स मीन के जितना स्टूडेंट अर्ली अप्लाई करेंगे उतनी उनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके एडमिशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। हाँ एग्जैक्टली ये स्ट्रांगली प्रिफरेबल है कि आप अपनी एप्लीकेशन जितना जल्दी कर सके उतना ज्यादा आइडियल बेहतर हो सकता है। अच्छा, तो इसके बाद हमारा एक अहम क्वेश्चन, तो आमतौर पे जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में होते हैं, वैसे भी उनके लिए फील्ड में भी उनको आइडिया नहीं होता कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको एवरेज कितना टाइम वो स्पेंड करें या टाइम इन्वेस्टमेंट करें, उनके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उनका यूनाइटेड स्टेट की किसी अच्छी नई यूनिवर्सिटी में जो है उनका एडमिशन हो जाएगा। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, एवरेज टाइम उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट्स और प्रिपरेशन और फॉर एप्लीकेशन प्रिपरेशन।
आई थिंक यहाँ पे जो टाइमलाइन होती है, जो प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है, आई थिंक वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। लाइक आपको प्रायर नॉलेज कितनी है, आपकी इंग्लिश की लेवल कितनी है, आपको कितना टॉफल का टाइम पीरियड चाहिए कि आप वेल प्रिपेयर हो सके। आई वुड से आइडियली 3 से 6 मंथ आप इस प्रोसेस को डेडिकेट करें। अगर लाइक आप चाहते हैं आपका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो और आप इस प्रोसेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप कम से कम 3 से 6 महीने डेडिकेट करें इस होल प्रोसीजर को। यानी आप इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट वाकई पैशनेट है कि उसने अमेरिका में ही आना है, उसका एक पैशन है कि मैंने अमेरिका ही आना है, तो इट्स मीन को उसको अपनी एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर आपने वो ईच एंड एवरीथिंग वो प्रिपेयर करे ताकि एक अच्छे तरीके से अप्लाई करे, बजाय कि ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के नंबर लिमिटेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, उसके चांसेस लिमिटेड के साथ में मैक्सिमम होंगे, राइट? एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करूंगा कि आप ये ना वेट करेंगे इस टाइम एडमिशन आनी है तो मैं अब एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। लाइक अगर आप उनके वेब पेजेस पे जाएं, आपको आपको हमेशा उनकी पूरी डिटेल्स पड़ी होती है कि हमारा एडमिशन इस टाइम ओपन होता है। यूजुअली आपको लेट से आप एक नए साल में इन हो रहे हैं तो आपको जो डिटेल्स मिलेगी वो पुराने साल वाली होगी, लेकिन मोर और लेस डेट सेम ही रहती है। आपको पता है लेट से सितंबर में एडमिशन आती हैं तो यूजुअली अगले साल भी हाई चांसेस होते हैं सितंबर में आएगी, और उनकी पूरी गाइडलाइन दी होती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेहतर यही रहेगा कि आप कुछ टाइम डेडिकेट करें अर्ली में उस प्रोसेस को समझने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, क्योंकि इटसेल्फ ये एक लंबा प्रोसीजर है। लाइक 3 से 6 मंथ जैसा कि मैंने पहले बोला कि लगते हैं ऑन एवरेज। अच्छा, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हु आर इन द लास्ट सेमेस्टर और इन द फाइनल ईयर। तो उनके लिए उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो उनको होता है कि उनको ऑन टाइम जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता। फिर ओके। उनके पास जो है वो डिग्री भी मोस्टली स्टूडेंट के पास नहीं होती, तो वो बड़ी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में होते हैं कि हम तो इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है। अंडरग्रेड के स्टूडेंट जो हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे को मास्टर के लिए अप्लाई करें, पीएचडी के लिए अप्लाई करें? तो उनके लिए क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी यूनाइटेड स्टेट के हवाले से कि मास्टर अंडरग्रेड के स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी में आ सकते हैं, मास्टर में आ सकते हैं? तो इसको भी आप ब्रीफली जो बताएं कि उनके पास क्या जो अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज वेरी करती हैं कि एक स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका कोर्स कौन सा है और वो कितना डेडिकेटेड है। लाइक लॉन्ग रन में उसको एकेडमिया जाना है या लॉन्ग रन में उसको स्टडी परस्यू करनी है। आई वुड से अंडर ग्रेजुएट के बाद डायरेक्टली पीएचडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूजुअली यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मली आप किसी भी यूएस की यूनिवर्सिटी में पीएचडी की क्लास में चले जाएं तो आपको मोर देन 80% जो स्टूडेंट मिलेंगे उनका बैकग्राउंड ऐसा होगा कि उन्होंने कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं की होती, वो डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट के बाद आते हैं। और इस चीज को बिल्कुल क्लेरिफाई कर लें, यहाँ पे जो भी पीएचडी का प्रोग्राम है वो यूजुअली अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बैकग्राउंड पे आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं केसेस, लाइक मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती प्रोसीजर की, तो वो समझते हैं कि हमें मास्टर्स की डिग्री करनी चाहिए उसके बाद हम अप्लाई करें। तो यूजुअली लेट्स से एक अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, उसके पास कंप्लीटली ऑप्शन है वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई करे, या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि जो कि मास्टर्स के प्रोग्राम भी उनके अनाउंस होते हैं। लेकिन ये ऑफ कोर्स वेरी करता है कोर्स टू कोर्स। लाइक अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज या मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज केमिस्ट्री में एमएस का प्रोग्राम ऑफर करती हो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम में इन होते हैं, यूजुअली वो 2 सालों में अगर एक सर्टेन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें तो उनको यूनिवर्सिटी मास्टर्स की डिग्री दे देती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एज सच मास्टर डिग्री इतनी कॉमन नहीं है यूएस में, तो ज्यादा जो ट्रेंड होता है वो पीएचडी का होता है। लेकिन स्टिल आपके पास मास्टर्स डिग्री के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे अवेलेबल ना। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास नॉर्मली दोनों ऑप्शन है, वो डायरेक्टली पीएचडी में जा सकता है या अल्टरनेटिवली लेट्स से कुछ सोशल साइंसेज के कोर्सेज है उनमें उनके पास ऑप्शन होता है कि वो मास्टर के लिए भी आ सकते हैं यहाँ पर ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप यूएसए स्पेसिफिकली आपने टारगेट कर यहाँ पे आना चाहते हो, तो आप लिए बिल्कुल कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से मास्टर की डिग्री, जिसको हम वहाँ पे एमएस कहते हैं और कन्वेंशनली उसको हम एमफिल कहते हैं, कोई एग्जैक्टली। जरूरी नहीं कि आप वहां से एमफिल करें या एमएस करें उसके बाद आप यूएसए में अप्लाई करें, कि नहीं उसके बगैर तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट बैचलर के बाद ही यूनाइटेड स्टेट में पीएचडी के लिए या मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको मास्टर वहां से करने की या एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस
अगर आपकी प्रोफाइल बहुत वीक है, आपने बैचलर में कोई रिसर्च वगैरह नहीं, तो उस केस में फिर आपकी जो मास्टर होता है वो उसको आपकी प्रोफाइल को इंडोर्समेंट करता है कि वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा एक वो फॉलो क्वेश्चन बनता है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास फंडिंग की क्या अपॉर्चुनिटी होंगी, हमारा एडमिशन हो जाता है तो हमें फंडिंग मिलेगी या फंडिंग नहीं मिलेगी, तो फंडिंग के कितने उनके पास ऑप्शन है फुल ब्राइट के अलावा जो है वो? ओके, देखिए नॉर्मली फंडिंग के 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप यूएस की किसी स्कॉलरशिप में आए, लाइक मतलब आपको यहाँ पे कोई टीएशिप मिलती है, मतलब वो एक स्कॉलरशिप नहीं है, वो एक तरह की फंडिंग है। आप यहाँ पे टीएशिप कर सकते हैं, आरएशिप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता चलूं कि पीएचडी की फंडिंग्स यहाँ पे गारंटीड होती है। मोर देन 90% पीएचडी आपको यहाँ पे फंडेड मिलेगी। लेट से आप अगर किसी पीएचडी पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फंडिंग आपके लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप जस्ट एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको वो फंडिंग ऑफर करते हैं। एक तो ये है कि आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडिंग मिले, तो उसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। वो आपको कुछ कोर्सेज टीच करने पड़ते हैं समटाइम, या मे बी आप जिस प्रोफेसर के पास एक कंप्लीट पीएचडी करें तो वो आपको फंडिंग दे। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम पाकिस्तान से भी कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक फुल ब्राइट होती है या डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं। और जो आई थिंक इसमें फुल ब्राइट में एक सर्टेन लिमिटेशन है, लाइक एक सर्टेन सीट्स होती हैं, वो प्रोसीजर भी काफी लंबा होता है। लेकिन अगर हम टीएशिप वाला जो रूट देखें, वो ज्यादा क्विक होता है, आपको यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से फंडिंग मिले। आई थिंक वो ज्यादा क्विक, और स्पेशली जो मैं भी उसी में आया हूँ, काफी दोस्त, और यूजुअली हम वही रिकमेंड करते हैं कि आप उस पे आए। उसका एक और बेनिफिट हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा सच रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप पीएचडी करके आप फौरन पाकिस्तान जाए, या इस तरह के कोई आपको बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ता। मतलब आप किसी चीज में लिमिटेड नहीं होते। यानी इट्स मीन कि अगर आप एचईसी पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे आते हैं या फुल ब्राइट पे आते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू साइन अ बॉन्ड एंड एग्जैक्टली, फॉर दैट यू नीड टू रिटर्न बैक टू योर कंट्री टू सर्व फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो अगर एग्जैक्टली। आप और इसके साथ आप J1 वीजा पे आते हैं, आपके साथ रेजिडेंसी का प्रॉब्लम भी होता है कि आपके ऊपर रेजिडेंसी की जब आपका वीजा स्टैंप होता है तो रेजिडेंसी की वो लगा देते हैं कि 2 साल या 5 साल आपने रेजिडेंसी के लिए वापस जाना है। बिल्कुल, तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स को रिकमेंड यही किया जाता है कि आप यहाँ पे टीए शेप पे या आर शेप पे यहाँ पे हैं, ताकि आपके ऊपर जो है वो कोई रेजिडेंसी की आपके ऊपर लिमिटेशन हो, कोई आपने एचईसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, कोई आपने बॉन्ड साइन नहीं करना। आप F1 वीजे पे आए, F1 वीजे पे आएंगे तो आपके साथ ही जो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती कि जैसे ही आपने डिग्री कंप्लीट की तो आपको ओपीटी मिल जाती है, स्टेम ओपीटी। तो बिल्कुल, स्टेम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 साल की ओपीटी, जिसको हम वर्क वीजा करते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनको वो भी मिलती है जिसमें वो अच्छी उनका फील्ड है, उनके पास गुड सेट ऑफ स्किल्स है, तो वो क्या करते हैं अच्छी वो वहां से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली उनको ग्रीन कार्ड HB1 लीडिंग टू ग्रीन कार्ड नेशनैलिटी, तो वो उनका सारा प्रोसेस ओके हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब इस चीज पे ना रिलाय करें कि यूएस में सिर्फ फंडिंग का सोर्स फुल ब्राइट या एचएससी हो सकती है। यहाँ पे बहुत से फंडिंग के ऑप्शंस हैं। जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी से आपको किसी ना किसी तरह की फंडिंग मिल जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूं, वो फंडिंग यूजुअली पीएचडी में तो गारंटीड होती है, लेकिन मास्टर्स के स्टूडेंट को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है उस फंडिंग में ना। तो मास्टर्स के स्टूडेंट को लाइक उसका एडमिशन हो जाता है, तो वो काफी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। लाइक हर यूनिवर्सिटी के एक सर्टेन डिपार्टमेंट में एक उनका टीचिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, आप उनको कांटेक्ट करें। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं फंडिंग के। लाइक मतलब यूएस में ऐसा ना समझें कि कोई लिमिटेड ऑप्शन है, आप अनलिमिटेड आप ऑप्शंस में हैं यहाँ पे, बस आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि यूनाइटेड स्टेट इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली, अगर आप में सही गट्स हैं आपको उन अपॉर्चुनिटीज को हंट करने के, तो इट्स मीन कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई भी चीज है तो आप उसको यहाँ पे अपनी किसी भी स्किल को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा जाकिर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस में जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि एक लॉन्ग लिस्ट है जनरल रिक्वायरमेंट्स की, तो आप उनको ब्रीफली डिस्कस करें, फिर मैं भी उनको साथ जो मेरे पास पॉइंट्स है तो हम उनको भी डिस्कस करने कि जनरल जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की कौन कौन सी होती हैं, और उनमें से कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कितनी क्रूशल होती हैं, इसके बारे में आप बताएं ताकि स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट document or requirement that could lead to a selection or rejection. ओके,
हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ एम्फसाइज़ करूँगा कि यूजुअली जो एप्लीकेशन रिव्यू होता है वो बहुत होलिस्टिक होता है, आपकी एप्लीकेशन की हर एक चीज़ देखी जाती है, तो आइडियली आपकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर कुछ चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उनको किसी तरह से कंपनसेट करें। जैसे कि ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो उसमें कोई अल्टरनेटिव हो सकता है कि आप एसओपीज़ को बहुत ही अच्छा बनाएँ, आपके रिकमेंडेशंस अच्छे हों, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपका हर डॉक्यूमेंट मैटर करता है। तो अगर हम जनरल रिक्वायरमेंट की बात करें पहले नंबर पे तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेट्स से आपने अंडर ग्रेजुएट की है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपके पास डिग्री होती है। यूजुअली डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती यहाँ पे, उमूमन हम जब एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। और ट्रांसक्रिप्ट का मैं एक मेन कंसर्न यहाँ पे क्लियर करता चलूं, लेट्स से आप फाइनल सेमेस्टर में और आपके पास फाइनल सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपके पास जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, आप उनके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका जब एडमिशन हो जाता है तब आप उनको डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट की बात आती है सीवी रिज्यूमे, जो कि हर हर यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है। नहीं, और इसमें हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम इसमें नो 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 सीक्वेंस में वरी। चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के मोस्टली स्टूडेंट को बैरियर होती है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इसलिए अप्लाई नहीं करते कि वो कहते हैं कि मेरे पास तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो इसमें आप कौन-सा, अगर जो स्टूडेंट करना चाहता है कोई टेस्ट, आप कोई कहता है कि मैंने आइल्स करना है, कोई कहता है मैंने टॉफल करना है, तो आप कौन से इसमें से रिकमेंड करेंगे? आइल्स करेंगे, टॉफल करेंगे, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सीक्वेंस से चलते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये इस रिक्वायरमेंट को वेव किया जा सकता है? इसकी क्या, देखिए, जो अगर आप स्पेसिफिकली यूएस में आप इंटरेस्टेड हैं, आप थोड़ा-सा टाइम अपने आप के लिए डेडिकेट करें। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कल आपको कोई फंडिंग देखनी होती है, आपने टीचिंग करनी है, तो वो आपसे कहेंगे कि आपका स्पीकिंग स्कोर देखेंगे, आया आप इस सूटेबल स्टूडेंट हैं भी या नहीं। तो आई थिंक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज आईएलटीएस प्लस टोफल दोनों एक्सेप्ट करती है, लेकिन लाइक अगर जो यूएस के लिए आ रहा होता है उमूमन उसको हम टॉफल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक तो उसकी खास बात यह है कि टॉफल यूएस का अपना एग्जाम है, सेकेंडली टॉफल और आईएलटीएस का जो क्राइटेरिया है वो काइंड ऑफ डिफरेंट है समटाइम। अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, समटाइम हमें एक ऐसी पॉइंट लगती है कि एक प्रोग्राम में उन्होंने आईएलटीएस में स्पीकिंग के 7 बैंड्स 8 बैंड्स मांग लिए, और जबकि टॉफल में हम कंपेयर करते हैं वो उन्होंने लिखा होता है 22 23। समटाइम आईएलटीएस के 8 बैंड्स स्पीकिंग में लेने के कंपेरेटिव हम देखें तो टॉफल का इजी होता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आईएलटीएस भी दिया था लेकिन स्टिल मैंने टॉफल दिया। आई बिलीव अगर आप यूएस में आना चाह रहे हैं तो टॉफल बहुत क्रिटिकल है। मैं स्ट्रांगली टॉफल को रिकमेंड करता हूँ जो यूएस के प्रोसीजर के लिए, लाइक एडमिशन के पर्पस के लिए आना चाह रहे हैं ना। अच्छा, इसके साथ ही अब इसी के साथ ही इसके साथ ही इसके जो एक किस्म का कह लें कि कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आ जाए, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। मैं भी डेली बेस पे इस चीज़ को हैंडल करता हूँ कि जीआरई हमारे पास नहीं है, इस यूनिवर्सिटी का जीआरई वेवर मिल सकता है, नहीं सकता। मुख्य यूनिवर्सिटी लिखा होता है कि जीआरई इज वेट बट वी इनकरेज टू सबमिट इट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या आपका नॉलेज और आइडिया है, एक्सपीरियंस है कि ओके, जीआरई के बारे में? देखिए, कोविड के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया है कि जीआरई तकरीबन यूनिवर्सिटीज ने वेव कर ली, लेकिन स्टिल ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। कुछ कोर्सेज होते हैं जिन्होंने जीआरई, या बिजनेस के कुछ कोर्सेज होते हैं जिन्होंने उनमें जीमेट मांगा होता है। लाइक अगर उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में मेंशन है फिर तो उसको वो वेव नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि वेव कर दिया, देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास जीआरई दिया भी हुआ है ना, तो हम नहीं समझते कि वो आपके एप्लीकेशन पे इतना इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को कंसीडर ही नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने लिखा होता है कि रिकमेंडेड है, इस केस में अगर आपके पास है तो आपको एक तरह से लाइक वो इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। लेकिन हमने देखा है जहां पे उन्होंने लिखा है वेव है, दैट मीन्स वेव है। तो अगर ना भी दें, इट डजेंट मैटर। तो आई थिंक स्पेसिफिकली प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। जो जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है उनकी वेबसाइट को लाजमी एक्सप्लोर करें, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उमूमन हमने देखा है कि कोविड के बाद तकरीबन जीआरई खत्म ही हो कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसी के साथ हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास एसओपी एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इनके बारे में ब्रीफली बताएं, फिर इसके बाद हम साथ में सीवी को डिस्कस करते हैं और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, परफेक्ट। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, देखिए यहाँ पे प्रोफेसर्स जो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर रहे होते हैं ना, उनकी नजर में उस रिकमेंडेशन लेटर की बहुत वर्थ होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन हम जो रिकमेंडेशन ले रहे होते हैं वो 2-3 लाइनें लिख रहे होते हैं, क्लर्क से जाके लिखवाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो यूएस में ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेक श्योर करें आपके रिकमेंडेशन बहुत अच्छे से लिखे हो। अब आपने रिकमेंडेशन उनसे लेने हैं जिनके साथ आपने कोई रिसर्च वर्क किया हो, आपके पास लिखने के लिए हो, एक अच्छी स्टोरी चाहिए। तो देखिए रिकमेंडेशन जो आपका प्रोफेसर लिख रहा होता है, उमूमन ऐसा होता है कि प्रोफेसर नहीं लिख रहे होते पाकिस्तान में, तो आप उनसे जाके मिलें, उनको बताएं कि हम आपको एक डिटेल स्टोरी जो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तो आप इसमें सर्टेन एक चेंजेस करें। इट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन आप रिकमेंडेशन में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो बहुत डिटेल्ड हो, ऐसा नहीं कि 2 से 3 लाइनें लिखी हो, स्टूडेंट ने ये कोर्स लिया, ए ग्रेड लिया, ये कंप्लीटली यूजलेस रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन देखें आपके बारे में बता रहा है, तो आपके बारे में बता रहा है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो। इवन मैं कहता हूँ रिकमेंडेशन एक फ्रीडम भी देता है। लेट से अगर आपकी कुछ कोर्सेज में ग्रेड्स खराब हैं तो प्रोफेसर वहां पे कुछ लिख ले, स्टूडेंट की ये चीज थोड़ी सी खराब तो होगी लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट ने इसको इस तरह से कंपनसेट किया। लेट से आप किसी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन ले रहे हैं, उसके कोर्स में आपका बी ग्रेड है या अच्छा नहीं है, तो रिकमेंडेशन वो फ्रीडम देता है हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो रिकमेंडेशन में ये नहीं कि आप खासियतें भर भर के लिखें, एक खासियत लिखें उसको एक्सप्लेन करें। आप लिखते हैं स्टूडेंट में अच्छी एबिलिटीज है रिसर्च की, एक्सप्लेन, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? लाइक डू नॉट टेल देम, शो देम, वो राइटिंग से शो कराएं उसको पूरी डिटेल्स में। अच्छा, इसी के साथ आप ब्रीफली तौर पे जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, कुछ यूनिवर्सिटी ने पर्सनल स्टेटमेंट भी मांगी होती है, तो आप ब्रीफली तौर पे बिल्कुल इनको कंसाइज वे में इनको भी डिस्कस कर दें कि पर्सनल स्टेटमेंट हो गई और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, इनमें क्या डिफरेंस है और इनके ऊपर स्टूडेंट को कितनी टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए टू टारगेट अ रियली गुड स्कूल। ओके, आई थिंक रिकमेंडेशन के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में दोनों मांगे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में एक मांगा होता है। तो अब इसका जो कंटेंट है ना, तो उसको लिखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा उनकी क्वेश्चन प्रॉम्प्ट पढ़े, उन्होंने मांगा क्या हुआ है। समटाइम स्टूडेंट ना रिकमेंडेशन लेटर वो एसओपीज वगैरह सेंड कर देते हैं रिव्यू के लिए, वो कहते हैं कि चेक करें, मैं कहता हूँ प्रॉम्प्ट क्या, वो कहते हैं हमें प्रॉम्प्ट पता ही नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो आपने आंसर कैसे लिख लिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने मांगा क्या है, पहले वो समझें, उसके बाद आप अपनी स्टोरी डेवलप करें। यूजुअली मैंने जो अब तक का ऑब्जर्व किया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस काइंड ऑफ स्पेसिफिक होता है। आप मेनली प्रोग्राम को टारगेट कर रहे होते हैं, आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का लिख रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जहां पे एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए लेट से अप्लाई करें, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको क्या रिसर्च करनी है, किस प्रोफेसर के पास काम करना है। स्पेसिफिकली आप प्रोफेसर्स को हाईलाइट करें, उनकी रिसर्च का लिखें कि मैं इसके काम में इंटरेस्टेड हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं। देखिए ये बहुत क्रिटिकल है। 3 से 6 महीने जो हम टाइम लगा रहे हैं वो इन्हीं चीजों पे लगा रहे हैं कि हम जहां पे अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई रीजन भी बनता है या हमें जस्ट एडमिशन चाहिए। जस्ट एडमिशन वाली बात नहीं होती, बहुत क्लैरिटी चाहिए आपको। तो ये आपको बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ती है उस एक डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। और कैसे लिखेंगे, आप उस क्वेश्चन को बस अच्छे से समझें, वो स्टोरी खुद ब खुद बन जाती है ना। अच्छा, इसी के साथ मैंने भी काफी स्टूडेंट के सीवी जो है उनको रिव्यू किया। मुख्तलिफ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास यूरोपास की सीवी बनी पड़ी है, कुछ जो है वो रैंडम सी उनने और सीवी बनाई होती हैं। तो सीवी के बारे में बिल्कुल ब्रीफली एक दो वो कहते हैं 1-2 सेंटेंस में बताएं कि किस तरह की उनको आप सीवी रिकमेंड करेंगे कि यूएसए के लिए ये सीवी जो है फॉर्मेट है उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव अच्छा हो सकता है। ओके, तो इसके बारे में ब्रीफली बता दें। और साथ में मैं एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा इससे पहले कि ज्यादातर स्टूडेंट यही क्या होता है कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में या अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो चीजें सीवी में होते हैं वही सारी चीजें उठा के उसमें वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सीवी के बारे में बता देता कि पॉइंट नहीं, ओके, ये काफी अच्छा आपने बात हाईलाइट की। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था टेम्पलेट का। देखिए यहाँ पे कोई फैंसी टेम्पलेट नहीं चाहिए, कोई कलरफुल टेम्पलेट नहीं चाहिए। आप बहुत सिंपल लिखें, चीजों को सिंपल लिखें और जो चीज आपको आती है वो लिखें। ऐसे ना कि भर भर के झूठ लिखें जिस चीज का कोई मतलब कोई रीजन ही ना बनता हो लिखने के लिए।
तो आइडियल जो लेंथ होती है यहाँ पे सीवी की वो 2 पेजेस की होती है। कोशिश करें 2 पेजेस में अच्छे से लिखें और कोई फैंसी फॉर्मेट, कोई यूरोपास सीवी की आपको जरूरत नहीं। आप सिंपल सी सीवी बनाए वर्ड में। आइडियली अगर आप लेटेक्स आपको सॉफ्टवेयर आता है, वो काइंड ऑफ एक टूल है लिखने के लिए जो अमूमन मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस वाले यूज कर रहे होते हैं। बेहतर है आप किसी फ्रेंड से आप लाइक हेल्प ले लें जिनको उसकी एक्सपर्टीज हो। आप अपने फॉर्मेट को जो आपने लिखा है कंटेंट उसको लेटेक्स में शिफ्ट करें, काफी अच्छा लगता है वो सीवी और बहुत ही सिंपल हो। रही बात कंटेंट की, देखें चीजें अपोजिट में ना हो। ऐसे ना हो कि आप एसओपी में लिख रहे हो एक चीज, आपने लेट से आपने सीवी में लिखा है मैंने जो बैचलर की है वो केमिस्ट्री में की है, और उधर आप कोई और कहानी डालें। मतलब उनकी उन चीजों में रेलेवेंसी हो, लेकिन हाँ काइंड ऑफ कंटेंट में वेरिएशन आती है। कोशिश करें, आपने लिख लिया है स्किल्स 8-10 हाईलाइट कर ली अपनी सीवी में, तो वही चीज हम एसओपी में लिख रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो कुछ चीजें बहुत ही ऑब्वियस होती है, आपकी सीवी में ऑलरेडी ऐड होती है, तो उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती बार बार। ये में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम स्टूडेंट एक ही एसओपी में ही चीजें रिपीट कर रहे होते हैं। उन्होंने एक पैराग्राफ में स्किल लिखा होता है कि मुझे एफटीआईआर आता है, वो अगेन दूसरे पैराग्राफ में कुछ लिखते हैं, वहां पे भी लिखते हैं मुझे आता है। देखिए ये कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें बहुत ही ऑब्वियस होती हैं। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स, इसी में क्वेश्चन ऑल दो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, अब इसको हम थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं बीएसआर में, उनके पास ना तो ट्रांसक्रिप्ट होता है और ना ही उनके पास जो डिग्री होती है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम बिल्कुल जिस टाइम वो पास आउट हो रहे होते हैं या वो छठे इसमें 7 सेमेस्टर के बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, तो इधर से एप्लीकेशन की डेडलाइन जो सर पे होती है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या सजेशन है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डिग्री तो उनके पास उस टाइम ऑफ कोर्स नहीं होनी, तो डजेंट मैटर, डिग्री आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चाहिए भी नहीं। हाँ आप ना 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आपको कोई 4th ईयर की कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए। लेट से अगर आप 7th या अपने 8th सेमेस्टर में हैं, तो आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, लोग आते हैं। ऐसा ही होता रहा है। मैं खुद अपनी एग्जांपल दूं, मेरी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं अपने लास्ट ईयर में था, लेकिन मैंने अप्लाई कर लिया था और मेरा एडमिशन भी हो गया था, मुझे एडमिशन लेटर सब कुछ मिल चुका था। तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आप एक कोर्स को कंप्लीट करें उसके बाद आप अप्लाई करें। आप अभी से उस प्रोसीजर को स्टार्ट कर लें। आप 3rd ईयर में हैं, आप लेट से आप नेक्स्ट साइकिल में अप्लाई करें, तो इट डजेंट मैटर। आपको बिल्कुल भी डिग्री नहीं चाहिए और ना ही फाइनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। इसके अलावा मैंने बहुत से स्टूडेंट के ये क्वेश्चन सुने हैं और मुझे मुख्तलिफ स्टूडेंट ने अप्रोच भी किया है कि हमें ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की उसकी ज़रूरत है, तो हमारी यूनिवर्सिटी वाले ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं, या कुछ कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी वाले ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको सेंड नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट को ये बताएं कि जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट उनको सेंड करना होता है, नहीं करना होता, और ये ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होता क्या है और उसका क्या प्रोसीजर होता है इसको सेंड करने का, तो इसके बारे में ब्रीफली बताएं। देखिए नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वो ऑफिशियल नहीं मांगते, वो आपके अनऑफिशियल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आपको फॉर्मल एडमिशन हो जाती है, आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अब आपने ऑफिशियल कराना है। अब देखिए ऑफिशियल अनऑफिशियल में फर्क क्या है। अनऑफिशियल ये है कि जो आप अपलोड करते हैं, ऑफिशियल ये है कि जो प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर रहा है। लेट से आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पे रजिस्ट्रार के पास जाए या डिपार्टमेंट में किसी को कहें कि वो आपकी जो सीवी है या ट्रांसक्रिप्ट है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करे। उसका एक प्रोसीजर होता है, वो यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्मेशन देती है जहां आप अप्लाई कर रहे होते हैं। उनका एक सर्टेन ईमेल एड्रेस होता है, वो यूजुअली ग्रेजुएट डिवीजन की ईमेल होती है। पहला तो आपके पास ऑप्शन ये होता है। सेकंड ऑप्शन ये भी हो जाता है कि आपका एडमिशन हो जाए, आप उनको कहें कि मेरे पास ये इतना इजी रूट नहीं हो रहा, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट जब मैं आऊंगा तब खुद ले आऊंगा। अब मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मेरा जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 3 यूनिवर्सिटीज से था, उनकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज। तो मैंने कहा कि यार ये शायद इतना इजी नहीं है पाकिस्तान से कराना, तो मैंने इनको कहा कि मैं जब यूएस में आऊंगा तब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैं यूएस आया, मैं फौरन उनके ऑफिस में गया, उन्होंने 2 मिनट में डॉक्यूमेंट्स देखे, कॉपी की और रिटर्न कर दिए मुझे। तो इट रियली डज नॉट मैटर के आपको ना ऑफिशियल, मतलब एडमिशन के टाइम इतना कंपलसरी नहीं है। आई होप मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाया। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मेरे साथ एक ऐसा ही मिसहैप हुआ था जब मैं यहाँ पे आया था। तो मैं आईडीपी वालों को बार बार ईमेल कर रहा हूँ कि मेरा जो है आइल्स का स्कोर उसको ऑफिशियली सेंड करें, वो ईमेल का रिस्पांस नहीं कर रहे। ग्रेजुएट स्कूल वालों ने मेरे जो होल्ड लगाया हुआ था मेरे रिकॉर्ड के ऊपर, मेरे कोर्सेज रजिस्टर नहीं हो रहे थे। जब कोर्सेज रजिस्टर नहीं हो रहे थे, इट्स मीन के मेरी तो सैलरी नहीं लग रही थी।
मैं बिल्कुल। ग्रेजुएट स्कूल में पर्सनली गया तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे जो थर्ड एजेंसी है, जो टेस्टिंग एजेंसी, वो रिप्लाई नहीं दे रहे। तो मेरे पास ये रीजनल जो है वो आइल्स का डॉक्यूमेंट है, आप इसको देख लें, वेरीफाई कर लें और प्लीज इस होल्ड को हटा दें। तो फिर उन्होंने, ग्रेजुएट स्कूल वालों ने मेरा वो होल्ड हटा दिया था और पंजाब मैंने वो सेंड करवाना था आइल्स वालों से, तो उनकी बजाय मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएट स्कूल को खुद ही अपना जो है वो डॉक्यूमेंट दिया और उन्होंने उस होल्ड को जो है वो रिमूव कर दिया। तो बिल्कुल ये एग्जैक्टली। प्रोसीजर जो है एप्लीकेबल है। हाँ, हाँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा पैसे में मांग रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि $250, $190, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू स्पेंड how much this money for one university. So in that case, you can request the university that once I join the school, I will submit it personally. So they would accept this offer. एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे प्रोसीजर बहुत स्मूथ थे और आपके प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं, उसका सॉल्यूशन इनके पास होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक केस होता है कि समटाइम वो थर्ड पार्टी की एवेल्युएशन मांगते हैं। वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। एक जगह है कि वो आपसे कहते हैं कि बस आपने जहाँ यूनिवर्सिटी से किया है वहां से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेज लिए हमें, तो उसके हमने जैसे कि एक्सप्लेन कर लिया, आया वो यूनिवर्सिटी ईमेल कर ले या आप खुद लेकर आए रिक्वेस्ट करके। लेकिन एक ऐसा भी केस आता है जहाँ पे वो थर्ड पार्टी एवेल्युएशन मांग रहे होते हैं, लेकिन उसकी देखिए उसके सर्टेन ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, WES एवोल्यूशन होती है, और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा इस चीज का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ना ही हम इस स्टेज पे किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप $100-200 का इन्वेस्ट करके कोई चीज कराएं। वो जब आपका एडमिशन हो, एक सर्टेन यूनिवर्सिटी हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से उस प्रोसेस को आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर वर्स्ट केस में आपको वो चाहिए और वो हो जाता है कंप्लीटली टाइमलाइन पे, तो उसका कोई कंसर्न नहीं होता। अच्छा, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है, अब तकरीबन मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे जो स्टूडेंट्स की कंसर्न है वो कवर हो गई हैं। तो यहाँ पे एक और कंसर्न जिस तरह हमने स्टार्ट में की थी कि फी वेवर का, कि स्टूडेंट जो है वो अपनी फी वेवर कैसे करवा सकते हैं ताकि वो विदाउट एनी फाइनेंशियल बैरियर दे कैन आल्सो अप्लाई एंड compete फॉर द एडमिशन प्रोसेस। सो हाउ मेनी देयर आर ऑप्शन टू गेट अ फी वेवर फॉर एप्लीकेशन? सो ओके, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे उमूमन ऐसा होता है कि आप यूनिवर्सिटीज अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो लेट से आपने 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है, मोस्ट प्रोबेबली 8 यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी होती है। और वो एप्लीकेशन की फी की जो रेंज होती है, आई वुड से मिनिमम में भी $30, मैक्सिमम इवन $150 से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटीज आपको एप्लीकेशन फी वेवर देती है, तो इसका बहुत ही इजी प्रोसीजर है। इसके लिए सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि आप अर्ली एप्लीकेंट बने। आप सबसे पहले इस चीज को कंसिडर करें कि मैंने जो फी वेवर है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर को स्टार्ट होते ही करना है। तो उसका ऐसा होता है कि आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कोर्स की वेबसाइट होती है, उन पे उन्होंने डिटेल्स दी हुई होती है कि एप्लीकेशन फी वेवर की हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। आप हमें ईमेल करें, या अब का जो ट्रेंड मोस्टली चल रहा है वो यूनिवर्सिटीज कहती है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आप कुछ डेटा एंटर करें, हम आपकी इनिशियल एप्लीकेशन को एवेल्युएट करके फिर आपको हम फी वेवर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रांगली कहना चाहूंगा बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास एप्लीकेशन फी वेवर के। इन केस आपको क्लियरिटी है, यूनिवर्सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, आप डिफरेंट तरीके हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आप उनको ईमेल लिखें, आप ग्रेजुएट डिवीजन को ईमेल लिखें, या आप जो लेट्स से आपका कोई प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की वेबसाइट है, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने डिटेल्स दी हुई होती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट एन ईमेल टू अस, ब्ला ब्ला, तो वो बहुत क्लियरिटी होती है। और इस बात को स्ट्रांगली मैं एम्फेसाइज करूंगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एप्लीकेशन फी वेवर के। तो एक स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट को जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका ये कभी भी कंसर्न नहीं होना चाहिए कि यूएस बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। लिटरली आई वुड से इस चीज को भूल जाएं कि आपके पास इतने ऑप्शन हैं, आपको $1 तक पे नहीं करना पड़ेगा ना एप्लीकेशन फी। बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज जो बिल्कुल ही वेव नहीं कर सकती, तो उनमें तो अलबत्ता कोई ऑप्शन नहीं होता। वहां पे आप स्ट्रांगली, आपको वो यूनिवर्सिटी किसी रीजन की वजह से पसंद हो, तो वहां पे आपको फी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? समटाइम्स वो कहते हैं कि वी नीड अ प्रूफ टू गिव योर वेवर, सो इन दैट केस which type of the documents are needed to supply the school? ओके, देखिए अगर आप लेट से कोई ईमेल लिख रहे हैं फी वेवर के लिए, तो बेहतर ये होगा कि उसमें कोई ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर लें। आपके पास जो लैंग्वेज का एग्जाम दिया हुआ टॉफल का, वो स्कोर की रिसिप्ट अटैच कर लें। और
स्ट्रांगली एम्फेसाइज करूंगा कि किसी तरह से उनको बताएं, रीजन दें कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आई थिंक उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहां पे आप एक तरह से लेटर बनवा लें कि अप्लीकेंट है, ये स्टूडेंट है, ये अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसको फी वेवर दिया जाए। आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मतलब आपने किसी तरह से बताना होता है कि आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको वेवर चाहिए, क्योंकि हमने देखा है नॉर्मली यहाँ वेवर लाइक मेरिट के कम होते हैं कि भाई फाइनेंशियली तो मैं स्टेबल हूँ लेकिन मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए मोस्ट केसेस में आई थिंक ये रीजन देना बेहतर होता है कि मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसी पॉइंट के साथ अपनी तरफ से भी कुछ दो दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो कहती है कि हमें अपनी लास्ट बैंक स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करें, हम आपको वहां से डिटरमाइन करेंगे कि हम आपको फी वेवर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एक तो ऑप्शन इनके पास ये कि अपना बैंक स्टेटमेंट जो वो भी फी वेवर के टाइम उनके पास होना चाहिए, कि कोई यूनिवर्सिटी अगर इनकेस डिमांड करती तो आपको वो प्रोवाइड कर दें। और साथ में एक और मुफ्त वाला ऑप्शन भी है, जैसे ये CMU पेंसिल्वेनिया में जो है उनका ऑप्शन ये है कि वो कहते हैं कि हमारा वेबिनार अटेंड करें, जो स्टूडेंट वेबिनार अटेंड करेंगे उन सबको हम फी वेवर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो फी वेवर भी एक स्टूडेंट के पास मुफ्त का ऑप्शन है। जो स्टूडेंट रियली जो है वो जेन्युइन किस्म के स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की जो उनकी टारगेट इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर जो है वो नजर रखें। जैसे ही उनका वेबिनार होता है तो उस वेबिनार को अटेंड करें, और वेबिनार अटेंड करने से क्या होगा कि उनको वहां से भी एप्लीकेशन फी वेवर मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी उनके पास एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, आई थिंक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं वेवर की ना, तो हाँ, बस ये होता है कि एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। और इसके बाद हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लास्ट क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, कि इनके एडमिशन की जो डिसीजन है वो कब से एक्सपेक्टेड है, या कब से जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। कि स्टूडेंट को पता होता है कि मैं तो बिल्कुल हैंगिंग सिचुएशन में हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि मेरा अमेरिका में एडमिशन होना है नहीं होना, मुझे कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। तो इसके लिए क्या डेडलाइन है, कब से आउटपुट जो है, आउटकम जिसको भी आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि इस वाले विंडो में जो है इसकी आउटकम इस यूनिवर्सिटी की आ जाएगी। तो इसके बारे में कुछ ब्रीफली बताएं। ओके, हाँ ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की एक सर्टेन डेडलाइन होती है, वो जैसे ही गुजरती है उसके बाद वो एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, डिसीजन देते हैं। लेकिन ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की जो है था रोलिंग बेस होता है, तो लाइक जैसे ही आपकी एप्लीकेशन होती है सम टाइम वो आपको एक मंथ के अंदर डिसीजन आ जाता है, लाइक डेडलाइन अभी नहीं पहुंची होती। तो आई थिंक ये वेरी करता है एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है। लेट से अगर किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन दिसंबर में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी या फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपको डिसीजन आ जाएंगे। अच्छा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कब अप्लाई करते हैं, आप जितना अर्ली हम्म। अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट। तो इट्स मीन के कुछ यूनिवर्सिटी में रोलिंग बेस पे होते हैं, यानी जैसी एप्लीकेशन का एक बैच उनके पास उन्हें स्पेसिफिक नंबर रखा होता है कि इसके बाद हमारे पास इतनी एप्लीकेशन उनको हम डिसीजन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बैच का वो डिसीजन करते हैं, जिसको हम रोलिंग बेस कहते हैं। एक उनके पास होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसमें सारी एप्लीकेशन को पहले इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनकी इनिशियल जो स्क्रूटनी करते हैं। उस स्क्रीनिंग से जो स्टूडेंट पास हो गए उनको सेकंड फेज में भेजा। सेकंड फेज में सम यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑफर ही सेंड करती हैं, कि जो स्टूडेंट को लगा कि ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उनको डायरेक्ट ऑफर भेज दी, बाकी को ग्रेजुएट स्कूल को रेफर कर दे कि इनको आप लोगों ने एक जेनेरिक जो है वो रिजेक्शन की ईमेल सेंड कर देनी है। तो एग्जैक्टली, इट्स मीन के प्रोसीजर नॉर्मली बहुत हाँ। फास्ट होता है। एग्जैक्टली, अगर आपका फेवरेबल डिसीजन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत अर्ली आ जाते हैं। इन केस बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो होता है रिजेक्शन का, तो यूजुअली वो ईमेल्स लेट आती है, लेकिन वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अच्छा, इतना यहाँ कोई पे एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी वेट है नहीं कि करना पड़ता। हम्म। जब स्टूडेंट के पास ऑफर आ जाती है, एक स्टूडेंट ने किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता है, किसी ने अच्छी में किया होता है, लेकिन उसको क्या होता है कि लो रैंक से उसको पहले ऑफर आ जाती है, हाई रैंक से उसको बाद में ऑफर आती। तो यूएसए में ऑफर को एक्सेप्ट करने की एक जैसे कि आपको मालूम है कि एक स्टैंडर्ड उन्होंने डेडलाइन रखी कि इस डेडलाइन तक आपने ऑफर जो है या तो इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है या आपने इसको डेफर करना है। तो इसके बारे में ब्रीफली स्टूडेंट को आप ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये क्या चक्कर है कि स्टूडेंट को एक में अप्लाई करता है, वहां से जल्दी उसको ऑफर मिलती है, दूसरे से वो उसको रिजल्ट वेट होता है कि मुझे वहां से ऑफर मिले ताकि इसको मैं
एक्सेप्ट, डिक्लाइन और डेफर करूं, तो इसके बारे में ब्रीफली बताएं। ओके। हाँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर लो रैंक से ऑफर बहुत ही जल्दी आ गई, आपकी कोई ड्रीम स्कूल है, आई वुड से थोड़ा वेट करना बेहतर होता है, क्योंकि लेट से अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका वो फिर I-20 का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, वो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपने एक प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, तो हाँ, आप फिर अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उस परेशानी में जाने से बेहतर है आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो समटाइम स्टूडेंट को ये कंसर्न होता है, हम जल्दी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, हमारे प्रोसेस जल्दी होगा, हम जल्दी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, जल्दी मिलेगा। इतना भी कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक यहाँ पे वेट करना बेहतर होता है। अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई ड्रीम स्कूल है, तो बेहतर रहेगा उसका वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि ड्रीम स्कूल होगी जो भी होगी, डिसीजन इतना भी लेट नहीं जाएंगे। आई थिंक मार्च बहुत एक्सट्रीम होता है, मार्च के बाद जो कोई डिसीजन आना बहुत रेयर होता है अप्रैल में। तो अगर आपको एक डिसीजन फेब में आ रहा है और एक डिसीजन नहीं आया, तो मैक्सिमम आप 15 मार्च तक वेट कर सकते हैं, मे बी समथिंग अराउंड दैट। इस तक तो डिसीजन आ ही जाना होता है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन वाली साइड पे जाते हैं। ऑल्दो हमारा जो है एज एक्सपेक्टेड, तो हम अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन नहीं कर पाए जिस तरह हमारा एक स्केड्यूल प्रोग्राम था, इस वजह से कुछ सम टेक्निकल प्रॉब्लम की बेस पे अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से बहुत ही कम स्टूडेंट के जो है वो क्वेश्चन आए, या स्टूडेंट ने लाइव हमें अटेंड किया था। लेकिन ये स्टूडेंट आए कि हम क्वेश्चन को एड्रेस करते थे। एक स्टूडेंट ने कहा है कि कैन F1 स्टूडेंट डू एन इंटर्नशिप ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर? तो एक्सपीरियंस है आपका, या मैं इसके बारे में फिर कुछ बताऊं? हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो आप इंटर्नशिप कहाँ पे करना चाह रहे हैं। यूजुअली मैंने जो देखा है वो यहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है वो समर में होती है। लाइक आपने 2 सेमेस्टर पढ़ लिए फॉल में, स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में इंटर्नशिप्स आती हैं, आप उनमें अप्लाई करें और आप समर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जो इंटर्नशिप होती है आमतौर पे इसको हम कहते हैं CPT, कंपल्सरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो उसके तहत जो होते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने सुपरवाइजर से या अपने डिपार्टमेंट से वो लेटर बनवाते हैं कि ये ट्रेनिंग इसके लिए कंपल्सरी, क्योंकि आपने UCIS की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीजा स्टेटस की, उसको भी आपने जो फुलफिल करना होता है। उस केस में आप CPT ले लेते हैं। CPT लेके आप किसी इंडस्ट्री को या किसी और स्कूल को या किसी NGO वगैरह को ज्वाइन करते हैं, वहां पे आप एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आप इंटर्नशिप के अलावा आप CPT कर सकते हैं कि हाँ मैं ये CPT कंपल्सरी ट्रेनिंग है, मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ, वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, कुछ हाँ, वो कोर्स में कोर्स टू वो कोर्स वेरी लाजमी करता है होगा। कि आप ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर स्टडी जो है आप कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड कोर्स टू कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि रिकमेंडेशन लेटर जो है, डू रिकमेंडेशन लेटर्स हैव टू बी सबमिटेड बिफोर एप्लीकेशन डेडलाइन? आइडियली यस, आइडियली यस। बाद में भी एक्सेप्ट होते हैं, हमने देखा है काफी केसेस होते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आप प्रोफेसर्स को बहुत अर्ली रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट कर लें। हमेशा आप हमेशा डेडलाइन का केयर करें, ये बहुत क्रिटिकल होता है। तो देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद रिकमेंडेशन सबमिट होता है, क्या पता वो एप्लीकेशन रिव्यू कर चुके हो साइकिल, और आपकी एप्लीकेशन उसी रिकमेंडेशन की वजह से पेंडिंग हो, तो बहुत चांसेस कम होते हैं इवन आपका वो बाद में सबमिट हो। उसकी तो कोई गारंटी नहीं बनती, अगर उन्होंने सारे डिसीजन दे दिए हैं तो ये वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। तो आइडियली डेडलाइन से पहले हो। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द CGPA रिक्वायरमेंट्स इन द USA? मोस्ट कॉमन जो CGPA रिक्वायरमेंट है वो 3 होती है, 3 या 3 से अबव। 3 से कम भी हमने देखा है लोग एक्सेप्ट होते हैं, 2.7 2.8, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है वो किस स्कूल में कर रहे हैं। लेट से बहुत ही हाई रेंज यूनिवर्सिटी है तो वहां पे चांसेस कम है कि वो 2.9 वाले को एक्सेप्ट करें। लेट से हार्वर्ड MIT में कर रहे हैं, लेकिन कोई लो रैंक यूनिवर्सिटी से मे भी वो कंपनसेट कर ले। लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है कि वो आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए, आपका टॉफल स्कोर कैसा है, आपका ओवरऑल रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन अगर आपका 3 CGPA है तो फिर कोई किसी चीज की कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, आई वुड से। आई थिंक मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आमतौर पे जो आपका रेलिवेंट स्कूल होता है जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं, they mention on their website that this is the our preferred CGPA or cut off CGPA. मुझे आई मोस्ट थिंक कॉमन मुझे अब एग्जैक्ट श्योर तो नहीं, लेकिन आई थिंक अरबाना शैम्पेन का है
उनका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए मेंशन है कि आपकी बैचलर की जो कम से कम सीजीपी वो 3.5 होनी चाहिए, जो हमारी प्रेफरेबल सीजीपी जिसको हम प्रेफर करते हैं कि आपकी बैचलर में इतनी सीजीपी होनी चाहिए, तो हम आपके एप्लीकेशन को जो है वो प्रेफरेबली जो है उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एक एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ जो है वो स्कूल्स की सीजीपी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की होती हैं, कुछ जो होते हैं उनकी बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं कि नहीं हम इसको भी वो रिव्यू कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि कम सीजीपी है तो ये ना समझे कि एडमिशन ही नहीं होना तो अप्लाई ही नहीं करना, ये तो बहुत बड़ी खराब चीज हो सकती है आई वुड से। अगर थोड़ा सा कम सीजीपी है तो उसको कई तरह से मैनेज किया जा सकता है, बहुत अच्छे रिकमेंडेशन लिखकर, और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। लेट से अगर किसी का सीजीपी 3.1 या 3 पे है तो आइडियली उसको तो बहुत मे बी 20 ऑप्शन में अप्लाई करना चाहिए। कि अगर एग्जैक्टली। लग रहा है कि यार चांसेस कम है तो आई थिंक फिर आपको अपने ऑप्शन ज्यादा खोलने पड़ेंगे। अच्छा, हमारे पास एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है। I have applied in 2 universities. Should I email them for any assistance before admission? Because even if I get admission, I don't think I will be able to pay fee. Thank you. अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो मैं कहूंगा फिर आपको किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फंडिंग के ऑप्शंस वो खुद ही आपको दे देंगे। अगर आप मास्टर के एप्लीकेंट हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है देन आई वुड से आप अप्रोच करें किसी सर्टेन प्रोफेसर को, फिर आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इस मुझे स्टेज में ये बहुत क्रिटिकल है। एक स्टूडेंट का मुझे आ रहा है कि उसका यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में उसका एडमिशन हुआ था मास्टर में, लेकिन उसको उन्होंने फंडिंग नहीं दी थी। उसने मुख्तलिफ प्रोफेसर को अप्रोच वगैरह किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो ही वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग फंडिंग फ्रॉम कोलंबिया। सो मोस्टली जो मास्टर के स्टूडेंट होते हैं उनका या तो पार्शल उनको स्कॉलरशिप मिलता है या बिल्कुल सिरे से मिलता है नहीं। तो उस केस में फिर क्या होता है कि वो किसी ऐसे प्रोफेसर के पास जिसके पास प्रोजेक्ट्स हैं और आपके पास रेलिवेंट सेट ऑफ स्किल्स है, तो आप उस प्रोफेसर को जो है आप अप्रोच करें, उसको बताएं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और अगर आप मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लें तो मैं आपके इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। तो उस केस में फिर आपके फंडिंग की अपॉर्चुनिटी जो बढ़ जाती है। और सबसे अहम बात, अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही तो आप अमेरिका में किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी फंडिंग लेके आप केमिस्ट्री में स्टिल या फिजिक्स में, बायोलॉजी में या जूलॉजी वाट एवर जो भी आपका फील्ड है, आप फिर भी उसमें स्टडी कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी में किसी एक ही फील्ड में आपका एडमिशन है तो आपको उसी से ही फंडिंग मिलनी चाहिए। आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी फंडिंग लेके आप वहां पे फिर भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड हो गया। एग्जैक्टली, आई थिंक यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता चलूँ, यूजुअली सेंट्रलाइज सिस्टम भी होता है उनका टीचिंग का ना। तो आप उनकी किसी वेबसाइट पे जाएं, लेट से जो जो आपको इंफॉर्मेशन दे कि उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में टीएशिप के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, आई वुड से वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी ना। तो ऑप्शंस निकल आते हैं थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद। एक और स्टूडेंट का ये अगेन उसने क्वेश्चन किया है कि मैं जो है वो इंटर्नशिप करनी है सेकंड सेमेस्टर के बाद, लेकिन उसके प्रोफेसर कहता है कि आपको 12 मंथ जो कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन यू कैन डू इट। इट इज ट्रू? तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल एंड आल्सो ऑन योर एडवाइजर। अगर आपका एडवाइजर जो आपको सपोर्ट ही नहीं करता इंटर्नशिप पे, तो इन दैट केस ही वुड नॉट राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर यू। और यूनाइटेड स्टेट में आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है ये ईच एंड एवरीथिंग है। अगर आपको आपका एडवाइजर यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा तो इट्स मीन यू आर इन अ ट्रबल। तो अमेरिका में रिकमेंडेशन लेटर बहुत मानी रखता है। पाकिस्तान में भले रिकमेंडेशन लेटर को स्टूडेंट ग्रांटेड लेते हैं, उनकी कोई वकात औकात नहीं, लेकिन अमेरिका में अगर आपका रिकमेंडेशन लेटर सही नहीं है तो आपको कोई कंपनी जॉब देने के लिए तैयार आमतौर पे नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें आपसे आपके एडवाइजर से जो है वो लेटर चाहिए, स्पेशली फॉर पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स। पोस्ट डॉक के स्टूडेंट के लिए अगर उसका एडवाइजर जो है वो लेटर नहीं दे रहा तो इट्स मीन उसके लिए पोस्ट डॉक ऑप्शन किल हो चुका है। इंडस्ट्री के लिए स्टिल आपके पास ऑप्शन है कि जिन लोगों से आपने कोई कोर्स वर्क पढ़ा हुआ, आप किसी को कहें कि आप मेरे लिए कोई लेटर लिखते हैं, या जिस प्रोफेसर का आप टीएशिप करते रहे, टीचिंग असिस्टेंट अंडर ग्रेड की लैब करवाते रहे, आप उसको रिक्वेस्ट करके भी आप अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो योर एडवाइजर, योर पोटेंशियल एडवाइजर, और कि मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ, क्योंकि विदाउट योर एडवाइजर कंसेंट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू do internship or to get a letter of recommendation from him.
बिकॉज आप कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं इस केस में। तो अमेरिका में एडवाइजर के साथ कन्फ्लिक्ट करना जो है वो किसी भी तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आपके लिए मेरी सजेशन यही कि आप उसको जो वो कह रहा है आप उसको फॉलो करें। तो 12 मंथ का जो एग्रीमेंट होता है यूनिवर्सिटी को उसको गुजरने में कोई देर नहीं लगती। उसके बाद इट्स मीन जैसे ही आपका पहला साल जो है वो कंप्लीट होगा, नेक्स्ट समर में आप जो है वो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि भले फर्स्ट ईयर में हो, आपके 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, आपके पास इंटर्नशिप के ऑप्शन आ जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, और आपकी रिकमेंडेशन बहुत क्रिटिकल है एक इंटर्नशिप लेने में ना। इसी तरह एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि एडमिशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट में कब स्टार्ट होते हैं। आल तो हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट में टाइमलाइन में हमने बताया था कि इसकी जो है वो टाइमलाइन एडमिशन की क्या होती है, लेकिन स्टूडेंट के क्वेश्चन को आप दोबारा से एड्रेस करें। ओके। हाँ, यूजुअली जो ग्रेजुएट एडमिशन्स होती हैं वो अर्लीएस्ट अगर मैं बात करूँ तो 15 सितंबर से स्टार्ट होती है, और जिनकी डेडलाइन, फाइनल डेडलाइन अगर मैं बताऊँ वो काइंड ऑफ फेब में होती है। लेकिन हाँ, स्ट्रिक्टली आप रिलाय ना करें इन डेट्स को, क्योंकि फेब में काफ़ी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन दिसंबर में गुजर जाती है। आई थिंक जो आइडियल टाइमलाइन है वो अक्टूबर से लेकर अर्ली दिसंबर तक होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को आप मेन कंसिडरेशन में रखें। तो अभी तक हमारे यही स्टूडेंट हमें लाइव ज्वाइन किया है, और इनकी तकरीबन हमने एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आ गया जिसको हम एड्रेस करते हैं। इसका ये क्वेश्चन है कि मास्टर में एडमिशन जो है वो विदाउट आइल्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। आप इसको भी वंस अगेन इसको ब्रीफली एड्रेस करते हैं। देखिए, अगर एक यूनिवर्सिटी में 100 एप्लीकेंट हैं एक प्रोग्राम में, उनको 20 लेने हैं, और वो 20 एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनके पास टॉफल है, सब कुछ है, वो क्यों एक विदाउट टॉफल वाले को चूज करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। आपकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है और वो यूनिवर्सिटी आपको किसी तरह से फ्रीडम देती है कि यार ये एक्सेप्टेबल है, देन इट्स फाइन। लेकिन ये बहुत रेयर है। आई थिंक आप एक अच्छे कंट्री में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे प्रोग्राम में फंडिंग में आना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी स्ट्रगल करके टॉफल दे दें। हम 1-2 मिनट और स्टूडेंट को देखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, अदरवाइज हम फिर इस सेशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। ओके। और इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन हम उसको एड्रेस कर लें। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट का कि विच इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, बीएस लीडिंग टू पीएचडी और बीएस लीडिंग टू मास्टर। आई थिंक अगर आपका लॉन्ग टर्म में एकेडेमिया इंटरेस्ट है या लॉन्ग रन में आप चाहते हैं मैं पढ़ाई करूं, तो आई वुड से पीएचडी में आए। क्योंकि उसका ये रीजन हो सकता है कि आप मास्टर करें फिर पीएचडी करें, इससे अच्छा है डायरेक्टली पीएचडी में आ जाए। सेकंड, इसका सबसे अच्छा रीजन ये है कि पीएचडी में फंडिंग की आपको परेशानी नहीं होगी। एग्जैक्टली। मास्टर में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी फंडिंग के लिए। हाँ, तो फिर डिपेंड करता है, अगर एक फुल ब्राइट में आते हैं तो उनको तो फंडिंग मिल जाती है मास्टर में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी एडमिशन पर्पज के लिए आना चाह रहे हैं तो वी यूजुअली रिकमेंड डायरेक्ट पीएचडी। तो यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में फुल ब्राइट पे आते हैं तो उसके बाद आपको पाकिस्तान के एचसी के साथ बॉन्ड साइन करके आते हैं तो आपको वापस जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मास्टर में जो है वो फुल ब्राइट पे आते हैं तो उसके लिए आपके साथ सिर्फ 2 साल का जो एग्रीमेंट होता है होम रेजिडेंसी, तो उसके लिए आपने वापस 2 साल के लिए जाना होता है। तो मास्टर के लिए जीआरई फुल ब्राइट के ऊपर जरूर आप लोग आए, लेकिन पीएचडी के लिए आपने फिर 5 साल अपने कंट्री में जितना यहाँ पे अमेरिका में जितनी देर रहते हैं उतनी देर आपने वापस पाकिस्तान में रहना होता, तो उस केस में वो फिर कोई इतनी जो है मैचिंग नहीं बनती। तकरीबन लाइफ के 10 साल तक गुजर चुके होते हैं आपके। 5 साल पीएचडी, 5 साल भी उसके बाद आपके होम रेजिडेंसी के पूरे करने के। तो इसलिए जो आप मास्टर के लिए जो है फुल ब्राइट को भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। अगर आपको फंडिंग यहाँ से नहीं मिल रही फिर मास्टर के लिए आप जरूर जो है वो फुल ब्राइट को फॉलो करें। हाँ, वरना डायरेक्ट पीएचडी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में, आप एकेडेमिया में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं लाइक स्ट्रगल करूं स्टडीज में, तो पीएचडी इसी अच्छा। स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू रिकमेंड सम यूनिवर्सिटीज फॉर पीएचडी इन फिजिक्स। तो स्टूडेंट मुमताज अली, ये आपकी इट्स योर असाइनमेंट to find some university where you can find yourself as a competitive candidate. So it's your assignment or task to find those university where you fulfill the requirements, basically their fundamental requirements. So it is your duty to find those university, because we have discussed all the relevant question and concern of the students. So it's now your responsibility to find those university
wherever हाँ, you are eligible to apply for. मैं थोड़ा-सा समराइज़ करता चलूँ, आप ना सबसे पहले यूएस न्यूज़ में जाएँ, वहाँ पे आप रैंकिंग देखें फिज़िक्स की यूनाइटेड स्टेट्स में। आप अपने सामने लिस्ट रखें 100, 150 यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो लिस्ट बनाएँ। तो फिर देखें कि आपकी प्रोफ़ाइल कैसी है, आप लेट्स से 1 टू 100 रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आप कुछ टॉप 20 में हैं, वहाँ पे आप 1-2 यूनिवर्सिटी रखें, मिड रैंक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ रखें, कुछ लो में रखें। तो आइडियली आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मिड रेंज में आपकी नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा हो, कुछ टॉप में हो, कुछ लो में हो। लो का रीजन ये है कि काइंड ऑफ वो सेफ स्कूल्स हैं, अगर आपका एडमिशन ना हो मे बी वहां पे हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आप कितने ब्रिलियंट हैं, आपका क्या सीजीपी है, क्या रिसर्च है। आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप एमआईटी में अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है आपके वो प्रोफाइल उतनी नहीं है या आप उतने प्रिपेयर नहीं है, तो आप थोड़ा मिड रेंज में चले जाएं। या आपको लगता है बहुत ही हालात खराब हैं, तो लो में करें। लो भी बस मतलब ठीक हो, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो, आप अच्छे से पढ़ सकें, पीएचडी कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा, मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमें बताएं कि हम यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कैसे करें। तो मैं ये कहूंगा कि फॉर शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटी, यूएस न्यूज रैंकिंग इज द बेस्ट वे टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। आप डायरेक्ट यूएस न्यूज रैंकिंग पे जाएं, वहां पे आप यूनिवर्सिटी जो अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आप सिलेक्ट करें। क्यूएस जो रैंकिंग होती है उसके ऊपर जो है आप यूएस न्यूज रैंकिंग की जो रैंकिंग होती है जो अमेरिका में, उसको प्रेफर किया जाता है। तो आप यूएस न्यूज रैंकिंग के ऊपर जाएं, गूगल के ऊपर उसको सर्च करें यूएस न्यूज रैंकिंग, और वहां से आप अपनी जो है प्रोफाइल के मुताबिक यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करें कि मेरी इतनी सीजीपीए या मेरी इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल है, तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जो शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन सिर्फ रैंकिंग में नहीं होना चाहिए, आपका कोर्स पे होना चाहिए। आप लेट से पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके वो पोटेंशियल जो रिसर्च है वो उस यूनिवर्सिटी में हो भी रही है या नहीं। लेट से मुझे एक सर्टेन डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ मैं हार्वर्ड में जाऊँ, और हार्वर्ड में अगर वो डिसिप्लिन ही नहीं है, तो हार्वर्ड मेरे लिए बेकार है, भले वो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। तो आई थिंक इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, रैंकिंग, उस वहाँ अपॉर्चुनिटीज कितनी है, आप कितना इंटरेस्टेड है पार्टिकुलर प्रोग्राम में। तो इन सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करें। यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन आया, तो सो आई थिंक यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ बेस्ट वे। सो ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, Master in Electrical Engineering from China. So should I go for master there, then I apply for PhD in the USA because I can't afford paying fee at master's level in USA. What do you say? ओके, देखिए, अगर आपका पीएचडी ही गोल है तो व्हाई नॉट, आप डायरेक्टली यूएस में भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आई वुड से चाइना जाना एक बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन चाइना की मास्टर्स भी एक सर्टेन टाइम लेती है, आपको मतलब 3 साल की एफर्ट वहां पे लगानी पड़ेगी। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं और आपकी अभी की क्या प्रोफाइल है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर करने के लिए हमें बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ती है पीछे से। आप लेट से आप चाहते हैं मैं एमआईटी आऊं, तो अगर एमआईटी आना चाह रहे हैं तो शायद आप पाकिस्तान की अंडर ग्रेजुएट आपको डायरेक्टली एमआईटी ना ले जाए, फिर शायद आपकी चाइना की मास्टर डिग्री वो आपको हेल्प करे। अगर मैं अपने केस की बात करूं, मैंने जब एमएससी कायदे आजम यूनिवर्सिटी से की थी, मुझे लगा था कि मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो इसलिए मैं चाइना गया, मैंने चाइना में मास्टर्स की और अभी मैं यूसी बर्कली में आया। तो आई थिंक वो मास्टर मेरे लिए बड़ा एक रोल प्ले कर रही थी। तो अगेन इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, आपकी प्रोफाइल अभी कैसी है वो, लाइक। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट जीआरई रिक्वायरमेंट फॉर फिजिक्स स्टूडेंट, इज इट कंपल्सरी? तो इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो जीआरई उसका वेवर है, लेकिन क्योंकि फिजिक्स ऐसा ऐसा कोर्स है या ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड या एनालिटिकल रीजनिंग है, वो आपका लॉजिक लॉजिक बेस, आपका जो स्किल्स है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कुछ स्कूल जो है उन्होंने बाकी के लिए तो वेवर रखा होता, लेकिन जो मैथ का डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है या फिजिक्स का डिपार्टमेंट, इसलिए उन्होंने वेवर नहीं दिया होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी, किस कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, तो उसके मुताबिक ही इसका आंसर मिलेगा कि वहां पे जीआरई रिक्वायर है या नहीं है। जनरली रिक्वायर नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी इट इज रिक्वायर्ड। जर्नल नॉट सब्जेक्ट, जीआरई सब्जेक्ट, सो जर्नल जीआरई रिक्वायर होता है मोस्टली केसेस। पहले तो सब्जेक्ट भी था और साथ में जर्नल भी था,
लेकिन हाँ अब सर, ज्यादातर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ जो है वो जनरल जो कार्डियो सब्जेक्ट बेस वो नहीं देते। तो इसका आंसर जो है यस भी है और इसका नो भी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, स्पेशली प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, क्योंकि फिजिक्स के ज्यादातर प्रोग्राम जो वेब आती है, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं फिजिक्स के लिए हम वेब नहीं कर सकते। हाँ, तो एग्जैक्टली ये आपको प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज को देखना पड़ेगा। आप लिस्ट बनाएं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई करना क्योंकि ये जीआरई मांग रही है, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है जहाँ जीआरई ना नहीं मांग रही। तो आई वुड से देन अच्छा ही है, अगर आप जीआरई नहीं करना चाहते तो आप उन्हीं जगह पे अप्लाई करें जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पोस्ट डॉक के लिए भी कुछ हमें बता दें। तो पोस्ट डॉक के लिए यही कि अमेरिका में जो पोस्ट डॉक्स होती हैं, आमतौर पे यहाँ पे प्रोफेसर जो होते हैं, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है, यहाँ पे लिंक्डइन बहुत यानी पॉपुलर साइट है जहाँ पे पोस्ट डॉक की या किसी किस्म की वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट की जाती है, अपनी वो लिंक्डइन की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट डॉक की अनाउंसमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सम हो वो ट्विटर के ऊपर भी, जिसको हम एक्स कहते हैं, उसके ऊपर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एक्स के ऊपर और साथ में लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डॉक हंटिंग के लिए। या इसकी अल्टरनेटिव ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने रेलिवेंट जो आपके रिसर्च ग्रुप है उन प्रोफेसर को आप लाइक एक्सेप्टेंस लेटर, जैसे आप चाइना में अप्लाई करते हैं कि आई नीड एक्सेप्टेंस लेटर टू परसू माई पीएचडी अंडर योर सुपरविजन, सो सेम इसी तरह आप अमेरिका में मुख्तलिफ प्रोफेसर को ईमेल करते हैं कि हमें पोस्ट डॉक के लिए कोई पोजीशन आपकी लैब में है तो आप मुझे हायर कर लें। अगर प्रोफेसर के पास फंडिंग है और वो आपके साथ इंटरेस्टेड है आपकी प्रोफाइल में, डेफिनेटली ही और शी वुड रिप्लाई यू दैट आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, आई नीड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एडवाइजर। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चैनल को फॉलो करते हैं, आप प्रोफेसर को डायरेक्ट ईमेल करते हैं या लिंक्डइन के ऊपर आप एक्टिव होके आप वहां से हंटिंग करते हैं। सो इट वेरीज, लेकिन हाँ इसका यही exactly. तरीकाकार है। और इसके इतनी लिए फिर ये होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अपने ही यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट की सबमिशन करवाते हैं, उनको ग्रांट विन कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्रांट है तो उस केस में आपको हर प्रोफेसर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आप फंडिंग लेके आ रहे हैं। लेकिन आप खुद फंडिंग नहीं लेके आ रहे तो उस केस में क्या होता है कि फिर आपने प्रोफेसर को उसकी पास ही जाना है जिसके पास ऑलरेडी फंडिंग है। तो ये इसका तरीकाकार है जिसका मेरे पास इंफॉर्मेशन। तो मजीद आप जाकिर इसके बारे में बता दें अगर आपके पास पोस्ट डॉक के लिए कुछ नॉलेज है तो। हाँ, आई थिंक यहाँ पे इतनी ओपन अनाउंसमेंट नहीं होती पोस्ट डॉक की जिस तरह यूरोप में होती है। यूरेक्सिस डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनके मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ओपन अनाउंस होते हैं। यूएस में नॉर्मली ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली प्रोफेसर को ईमेल लिखें और मोस्ट प्रोबेबली अगर उसके पास पोजीशन होगी, आपकी प्रोफाइल उनको समझ आ रही है, वो आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत सिंपल होती है। वो नॉर्मली रिकमेंडेशन मांगते हैं और आपका रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। उसके बाद वो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वो इंटरव्यू यूजुअली ऐसा होता है टॉक की तरह होता है। तो वो टॉक में मोस्ट ऑफ द केसेस जो ग्रुप होता है सर्टेन उसी के स्टूडेंट होते हैं और वो अल्टीमेटली एक कम्युलेटिव डिसीजन आता है। और इतनी मुश्किल नहीं है पोस्ट डॉक मिलना ना यहाँ पे, अगर थोड़ी सी स्ट्रगल की जाए तो। पोस्ट डॉक इज लाइक अ जॉब यार। एग्जैक्टली, इवन job है, पीएचडी इज लाइक अ you जॉब have या। some requirements like to train the undergrad students or the graduates, paper writing conference. You also at the same time you need to teach some courses in the departmental level, so it's a, like a job here. So it totally depends on the funding, whether professor has a funding or not. So it depends, so it's mean you need to be active on the LinkedIn, on the X, and at the same time you need to send an email to the professor to uh, pursue a पोस्ट ऑफ पोजीशन। तो इसके बाद एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आ गया है कि पोस्ट डॉक्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट में। आई थिंक सिर्फ पीएचडी आपकी चाहिए और अच्छी प्रोफाइल हो। और आई थिंक हाँ, इसका प्रॉपर आंसर यही बनता है कि जो आपके पोस्ट डॉक्टरली आपकी पीटी की सीजी भी तो यहाँ पे नहीं डेफिनेटली नहीं देखी जाती। लेकिन कुछ प्रोफेसर होते हैं वो बड़े बहुत ही सख्त किस्म के, उनकी हार्श किस्म की रिक्वायरमेंट्स, वो कहते हैं कि नहीं हमें आपके साथ में हमने आपके ग्रेड भी चेक करने कि आप थ्योरेटिकली कितने स्ट्रांग थे, क्योंकि रिसर्च में स्ट्रांग होना और थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना सम ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं थ्योरेटिकली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन रिसर्च में वो किसी खाते के नहीं होते। लेकिन कुछ लोग रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कोर्स टीचिंग में, थ्योरेटिकली मैं ना कहूँ, वो टीचिंग में किसी खाते के नहीं होते। तो वो कहते हैं कि हमें भाई अपने ट्रांसक्रिप्ट दिखाएं, हम आपके ट्रांसक्रिप्ट देखने चाहते हैं। लेकिन आम तौर पे आपकी जो लास्ट डिग्री है जिसको हम पीएचडी कहते हैं उसके साथ आपकी जो पब्लिकेशंस हैं दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर पोस्ट ऑफ पोजीशन।
basically your publication decides that how many projects you completed, and your Google score, your citation, वो चेक करते हैं कि बंदे की कितनी इसकी राइटिंग स्किल्स हैं, बिकॉज योर पब्लिकेशन रिफ्लेक्ट योर राइटिंग स्किल, योर क्रिएटिविटी, के बंदे के पास जो है वो कितना नॉलेज था, कितने बंदे ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। तो यही चीज होती है, इसके अलावा तो कोई स्पेसिफिक ना आपको आइल्स की जरूरत है, ना आपको टॉफल की जरूरत है, ना आपको जीआरई की जरूरत है, किसी किस्म की आपको जरूरत नहीं है पोस्ट डॉक के लिए। सिंपल आपके पास आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और आपकी पब्लिकेशन, उसी को आपने सेल करना है प्रोफाइल को कि ये मेरी प्रोफाइल है और इसकी बेस की मैं आपके इस वाले प्रोजेक्ट में मैं बेस्ट दी बेस्ट फिट हूँ। और आपकी सेट ऑफ स्किल्स हैं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और आप मेरी ये स्किल्स आपके दिस प्रोजेक्ट के लिए वो वाइबल हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट का ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया है। एक स्टूडेंट का ये था कि जीआरई लाइक बिल्कुल ये रिक्वायर नहीं है, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ती भी है तो इस वाले केस में आपने, क्योंकि उनके अंडर ग्रेड की लैब्स की टीचिंग तो करनी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं आपसे टॉक ले लेते हैं, वहां पे वो आपको जज कर लेते हैं कि बंदे की स्पीकिंग स्किल जो है वो कैसी हैं या नहीं है। अदरवाइज ये वाली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जो है वो टफ होती हैं जिन्होंने अंडर ग्रेड्स की लैब की टीचिंग करनी होती है, तो उनकी वो स्पेशली इसके ऊपर फोकस करते हैं कि हमने स्टूडेंट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल जो है वो चेक करनी है। एग्जैक्टली पोस्ट डॉक में कभी हमने आज तक नहीं सुना कि वो आईएलटीएस या टॉफल मांगते हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल जितने स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया हमने उनके सारे कंसर्न एंड क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। तो इंशाल्लाह फिर जैसे किसी स्टूडेंट ने लेटर ऑन हमें इसकी कमेंट